नमस्कार साथियों। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर, और फिर पढ़ा था डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, सॉरी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी आईसी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक ना, एक नंबर में पूछता है तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो इसमें भी दो कैटेगरी हो गई थी। एक हुआ था पैसिव कंपोनेंट और एक बना था एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट वह कंपोनेंट्स होते थे जो किसी सिग्नल या वोल्टेज या पावर को एम्पलीफाई नहीं कर पाते थे, वो पैसिव कंपोनेंट्स थे, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। और एक्टिव कंपोनेंट्स में वो आते थे जो सिग्नल को या पावर वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देते थे, यानी बढ़ा देते थे, जिसमें आता था आपका डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी, अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितनी है वो सब आती थी एक्टिव कंपोनेंट में। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर में हमने देखा था कि रजिस्टर है क्या। रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। चार बातें उसमें मुख्यतः आई थी कि R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता पर और निर्भर करता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। और R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। ठीक है ना, टेम्परेचर T। तो इसी से पर अब आगे की हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से चारों के बारे में बता दिया था। प्रतिरोध का तापमान पर जो निर्भरता है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज। तो हमने डिस्कस किया था जो है कि जो रेजिस्टेंस होता है R, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान कम होगा तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, परंतु इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। यह जो है सब पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पर लागू होता है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, मेटल्स यानी कि जो धातुएं जैसे इन धातुओं में जैसे कौन सी, आपका कॉपर हो गया Cu, एल्युमिनियम हो गया Al, और सिल्वर हो गया Ag, और आपका प्लेटिनम हो गया Pt, प्लेटिनम Pt, मतलब P कैपिटल रहता है और T छोटा रहता है, प्लेटिनम। ठीक है, सिंबल जो भी है, प्रतीक चिन्ह जो भी है, इनको आप जानिएगा जरूर। कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, आयरन यानी कि लोहा आयरन, ठीक है, Fe। ठीक है, ये सब सिंबल्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये जो भी मेटल्स हैं, ये R इज प्रोपोर्शनल टू T को फॉलो करेंगे। R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को ये फॉलो करेंगे, यानी कि तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक सामान्य तापमान, जैसे कमरे का जो तापमान है, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं,
तो एम्बिएंट टेम्परेचर पर इनका जो रेजिस्टेंस है वो है नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाते जाएंगे इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अर्थात आप कर सकते हैं कि जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सब विद्युत के अच्छे चालक हैं, परंतु यदि तापमान बढ़ेगा तो इनकी चालकता घटने लगेगी, अर्थात इनका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। ठीक ना, पूरी बात समझ गए होंगे रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में, मेटल्स के बारे में। मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी का प्रॉपर्टी है वो क्या है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ इंसुलेटर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जस्ट उल्टी है, यानी कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T आप कहेंगे, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अब यहां पर मैं एक वर्ड ले रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अलग से इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। या थोड़ा मोड़ा जान ही लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है क्या। तो जैसे जो बैटरी होती है, कार में जो बैटरी लगती है, घरों के इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है, उसको बोलते हैं लेड एसिड सेल। कौन सी? लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, या इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा अम्ल संचायक सेल, ठीक है। घर में जो आपके इन्वर्टर में बैटरी लगती है, आपकी कार में जो बैटरी लगती है, उसको हिंदी में बोलते हैं सीसा अम्ल संचायक सेल, ठीक है, या सीसा अम्ल संचायक बैटरी, सेल नहीं बैटरी बोलिए, सीसा अम्ल संचायक बैटरी या लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो उसके अंदर में आपने देखा होगा कि तेजाब यूज करते हैं, तो तेजाब जो यूज करते हैं वो तेजाब कौन सा होता है, वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, H2SO4, यानी कि इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो उस बैटरी के लिए यह पर्टिकुलर जो एसिड भरा गया है, प्योर एसिड नहीं होता है, इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब पतला करते हैं, पानी मिला करके इसको पतला करते हैं, प्योर एसिड नहीं रहता है। तो उस बैटरी में यह जो तेजाब पड़ा हुआ है, यह इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब आप कुछ समझ गए होंगे इलेक्ट्रोलाइट किसे बोला जा रहा है। बैटरी में जो तेजाब डाला जा रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही तमाम बैटरी जो होती हैं ड्राई सेल में होती हैं, मतलब बैटरी में अगर आप आएंगे तो बैटरियां भी दो टाइप की होती हैं, एक ड्राई सेल होती है और एक क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे बोलिए प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल में आपकी सारी ड्राई सेल आ जाती हैं, सेकेंडरी सेल में ये सब आती हैं जिसमें एसिड वगैरह डाला जाता है, ठीक है। तो बैटरी पे जब आएंगे तो बैटरी की बात करेंगे, तो हर बैटरी में, छोड़िए अभी एक दूसरी बैटरी की बात करिए, जैसे जो पेंसिल सेल होती है, पेंसिल सेल को कभी फोड़िए, तो फोड़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे काला काला कार्बन जैसा रहेगा और गोंद जैसा कुछ रहेगा, मिक्स रहेगा, पेस्ट रहेगा। तो वो चीजें जो है, कई मटेरियल को अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और उसमें अमोनियम पर ऑक्साइड भी मिलाया जाता है, तो कई चीजों को मिला करके वो पेस्ट बनाया जाता है। तो उस बैटरी के लिए वो जो पेस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। समझ गए बात आप? इलेक्ट्रोलाइट क्या है भूलिएगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट ELECTROLYTE, इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं आपको, वो टर्मिनोलॉजी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। नए नए टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोलाइट, या अब इसका भी हिंदी होता है। इसका हिंदी क्या होता है? विद्युत अपघट्य। क्या होता है हिंदी? विद्युत अपघट्य।
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। तो अब जो है मैं आगे बताऊंगा आपको, अपने टॉपिक पे आइए। आपको केवल बताना था भी इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य होता क्या है, क्योंकि एक नया वर्ड था तो उससे परिचित कराना जरूरी था। बात आ रही है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। किस केस में या किन किन मटेरियल्स के लिए? तो जो अचालक होते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक, रबर, कागज, प्लास्टिक, रबर, कागज और पीवीसी और अभ्रक या माइका। अभ्रक ब्रैकेट में माइका है या माइकी है। पीवीसी का फुल फॉर्म 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक ना। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभ्रक क्या है? माइका। अभी बताते हैं सबके बारे में अलग अलग से। तो बताना यह है कि इस तरह ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर हैं। इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर है यानी कि इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह सामान्य अवस्था में नहीं हो सकता है। तो जब इनका तापमान बढ़ाएंगे तो इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। यानी कि T क्या लिखा है, T नीचे है ना, T बढ़ेगा यानी तापमान बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा। यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो तापमान बढ़ाने से प्लास्टिक, रबड़, कागज, पीवीसी, अभ्रक, तापमान बढ़ने से इनका जो रेजिस्टेंस है कम होता जाता है। और रेजिस्टेंस कम होता जाता है, इसका मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा चालकता का गुण आने लगता है। अब इसमें जो एक नया वर्ड हमने लिया था आपके सामने, पीवीसी, ये फुल फॉर्म तो लिख दिया था। पीवीसी क्या है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? तो वायर देख रहे हैं आप, वायर के ऊपर का जो कवर होता है छिलका, आप 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm या 2 स्क्वायर mm का कोई तार अगर लीजिए तो तार के ऊपर जो छिलका रहता है, जैसे वायर है तो वायर के ऊपर ये जो छिलका है, ऊपर का ये जो कवर है, यही किसका बना होता है? ये पीवीसी का बना होता है, ठीक ना। 1 नंबर में इसका फुल फॉर्म जरूर पूछता है, याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ और भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, जैसे मिक्स्ड मेटल जिनको बोलते हैं, मिक्स्ड मेटल, मिक्स्ड मेटल यानी कि मिश्रित धातुएं। कौन सी? मिश्रित धातुएं। अब मिश्रित धातुओं में जैसे आपका आ गया यूरेका, मैग्नीन, यूरेका, मैग्नीन और नाइक्रोम सबसे परिचित होंगे, थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है। यूरेका, मैग्नीन, नाइक्रोम, टंगस्टन, ठीक ना। इसमें 2 नाम तो आप पहले से सुने भी होंगे, नाइक्रोम और टंगस्टन को। तो हीटर का जो एलिमेंट होता है उसको बनाने के लिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, और टंगस्टन जो होता है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो अब तो देख गए आप। आते हैं यूरेका और मैग्नीन पर। तो यूरेका और मैग्नीन ये रेजिस्टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। और जैसे रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट के बारे में अभी हम आपको बता देंगे आगे। तो रियोस्टेट एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको बनाने के लिए यूरेका या मैग्नीन वायर यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा रजिस्टर बनता है इससे, यूरेका और मैग्नीन से। तो अगर कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि रजिस्टर बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, तो आपको बोलना है सर यूरेका और मैग्नीन का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से कोई एक अच्छे रेजिस्टेंस बनते हैं, ठीक है।
अच्छे का मतलब अधिक वैल्यू के, अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है तो यूरेका और मैग्नीन का प्रयोग कर सकते हैं। यूरेका, मैग्नीन, यूरेका, मैग्नीन। यूरेका के एक नाम और होता है कांस्टेंटन, कांस्टेंटन। यूरेका का एक नाम और होता है ये यूरेका, मैग्नीन। ठीक है, ये दोनों का प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेजिस्टेंस, हाई क्वालिटी रेजिस्टेंस बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बात आती है हमारा जो टॉपिक है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वह डिपेंड करेगा कैसे, टेम्परेचर पर ना। तो बताना यह है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव इन पर लगभग नगण्य होता है। तापमान बढ़ने से या तापमान घटने से इनकी प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए उच्च गुणवत्ता, इसीलिए मैं बोला कि उच्च गुणवत्ता वाले रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूरेका और मैग्नीन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एक नंबर में आता है ये भी। अब बात करते हैं हम कुछ गैसों के बारे में। गैस यानी कि हवा जो है, हवा में तमाम गैसें मिली हैं, तो हवा भी तो विद्युत का इंसुलेटर होती है। जैसे आप देख रहे हैं हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन में एक एक तारों के बीच में गैप रखा जाता है, एक स्टैंडर्ड गैप रखा जाता है कि इससे कम ना हो। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए अलग होता है, हाई टेंशन लाइन के लिए अलग होता है कि कितना गैप रखना है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक ना। तो ऐसा क्यों? अगर नजदीक नजदीक दो वायर को नजदीक कर दें तो क्या होगा? तो उनके बीच में जब गैप कम रहेगा तो उनके बीच में दोनों वायर के बीच में क्या है? हवा है। तो वो हवा एज ए इंसुलेटर वर्क कर रही है। अब वो हवा अगर यानी दूरी कम कर दी जाए, हवा कम हो जाएगी, हवा कम हो जाएगी तो यानी इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम हो जाएगा और एक दूसरे में स्पार्क करने लगेंगे, स्टार्ट करने लगेंगे। इसलिए जो गैसें हैं यानी कि जो हवा है, हवा में तमाम गैसें मिश्रित हैं, तो यह भी विद्युत की कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है। आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा सर हवा भी विद्युत की कुचालक होती है। अब उसमें भी दो कंडीशन आती है, एक वेट एयर होती है, एक ड्राई एयर होती है। वेट मतलब गीली हवा और एक होती है शुष्क हवा। तो दोनों का रेजिस्टेंस, गीली हवा का रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, शुष्क हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब कुछ गैसें हैं, नाम बता दे रहा हूं, उनको जान लीजिए कि मतलब वो तापमान बढ़ने के साथ उनका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। जैसे हीलियम है, हीलियम यानी कि He, आर्गन है यानी कि Ar, नियॉन है यानी कि Ne। इनका जो रासायनिक संकेत है Ne, नियॉन का शब्द दिया हूं, याद रखिएगा सबका रासायनिक संकेत भी। ठीक है, तो ये जो गैसें होती हैं ये यूज कहाँ होती थी, अब तो यूज नहीं हो रही है। आप देखे होंगे पार्क और स्टेडियम को रोशन करने के लिए HB लैंप लगते थे और SB लैंप लगते थे। बड़ी बड़ी लाइटें होती थी पार्क और स्टेडियम को रोशन करने के लिए, जिसमें से एक लाइट पीले कलर का प्रकाश देती थी और दूसरी लाइट जो है सफेद कलर का प्रकाश देती थी। तो जो लाइट सफेद कलर का प्रकाश देती थी उसे मरकरी वेपर लैंप बोलते हैं और जो लाइट पीले रंग का प्रकाश देती थी उसे सोडियम वेपर लैंप बोलते हैं। ठीक है, तो SB HB ये दो प्रकार के लैंप होते थे। और या आपके घरों में 100 वाट का जो बल्ब आप यूज करते थे पहले, जिसमें फिलामेंट लगता था, और किसका फिलामेंट होता था? टंगस्टन का फिलामेंट होता था। ठीक है, बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगता था। तो उस बल्ब में फिलामेंट ही नहीं रहता था, गैस भी भरी जाती थी। यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये जो लैंप थे, या आपके घरों में 100 वाट के जो लैंप यूज होते थे, अब तो कोई करता नहीं है वाट पावर के चक्कर में। तो ये जो लैंप होते थे इन सब में गैस भरी जाती थी।
ठीक है ना। अब क्यों भरी जाती थी वो बात का विषय है, बताऊंगा जब वो टॉपिक आएगा तब। तो ये जो गैसें होती हैं, यही गैसें भरी जाती थी, हीलियम, आर्गन, नियॉन। तो ये जो गैसें होती हैं, तापमान बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अंदर तो तापमान बढ़ेगा, इस बल्ब के अंदर में है तो तापमान तो वहां बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गैसें जो है तापमान बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने, रेजिस्टेंस पे क्या क्या, मतलब रेजिस्टेंस का की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो हमने पढ़ लिया कि R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। दूसरा पढ़ लिया कि R इज प्रोपोर्शनल टू, मैं साथ ही आप रिपीट करिए, R इज प्रोपोर्शनल टू L। तीसरा हमने कर लिया कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। चौथा हमने पढ़ लिया कि R इज प्रोपोर्शनल टू T, और दूसरा कंडीशन इसमें भी होता है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक। और मेटल के केस में, मेटल के केस में हमने पढ़ा जहां पर आयरन लग रहा है, प्लेटिनम लग रहा है, एल्युमिनियम है, कापर है, सिल्वर है, सब मेटल है। मेटल के केस में क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू T है। और जो इंसुलेटर्स है, प्लास्टिक है, रबर है, कागज है, माइका है, ठीक है, इन सबके केस में R इज प्रोपोर्शनल टू 1/T है। और जो मिक्स्ड मेटल्स है, जैसे यूरेका, मैंगनीज और टंगस्टन, नाइक्रोम, इन सब के केस में क्या होता है कि तापमान का इन तापमान बढ़ने का इनके रेजिस्टेंस पर नगण्य प्रभाव होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। गैस में आते हैं तो तापमान बढ़ने से गैसों का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें भी R इज प्रोपोर्शनल टू T चलेगा। बट कुछ गैसें जिनका नाम हमने लिया हीलियम, आर्गन, नियॉन, जो कि बल्ब में यूज करी जाती थी, इनका रेजिस्टेंस जो है तापमान बढ़ने के साथ कम हो जाता है। तो चलिए, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है काफी विस्तृत में हमने समझ लिया। थोड़ा सा बात और आपको बता दूं कि जैसे एक वर्ड हमने और लिया था यहाँ पर माइका, तो माइका से थोड़ा परिचित करवा दे रहा हूं, क्योंकि कोई चीज जब तक आप व्यवहारिक रूप से नहीं जानेंगे तब तक आपको बात समझ में आएगी नहीं। तो माइका आप देखे भी हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप एक बार आपको बता दूं कि आप देखे कहां पे हैं तो आपको याद आ जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। माइका, MICA, हिंदी में इसको बोलते हैं अभ्रक, ठीक है। तो प्रेस देख रहे हैं आप, प्रेस, अब प्रेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा तभी आपको समझ में आएगा। माइका, तो माइका, सॉरी, जो प्रेस होता है, प्रेस कुछ इस तरह से बना रहता है, ऐसे बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, ये आप समझाना है बस, ठीक ना। और यहां पर एलिमेंट ऐसे लगा होता है, ठीक है, यहां ज्वाइंट रहेगा, एलिमेंट ऐसे लगा रहेगा। तो ये जो प्रेस का नीचे वाला बॉटम पार्ट होता है, जिससे आप कपड़े पर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, इसको बोलते हैं सोल प्लेट। सोल प्लेट जिसे आप इस्त्री करते हैं, प्रेस को करना मतलब इस्त्री करना भी बोला जाता है। स्त्री महिला पुरुष वाला स्त्री मत समझिएगा, प्रेस को इस्त्री भी कहते हैं, ठीक है। तो सोल प्लेट इसको बोलते हैं, और सोल प्लेट के ऊपर, सोल प्लेट के ऊपर ये एलिमेंट हमारा बिछा होता है। तो एलिमेंट डायरेक्ट सोल प्लेट के ऊपर अगर बिछा रहेगा तो सोल प्लेट में करंट आ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेस में आपके करंट आ जाएगा और फिर आपको विद्युत झटका लग जाएगा। तो सोल प्लेट के ऊपर माइका की सीट बिछाई जाती है, माइका यानी कि अभ्रक की सीट बिछाई जाती है। सिल्वर, और सिल्वर यानी कि सफेद कलर में लगभग चमकदार होती है। और अगर आप लोगों ने पुराना प्रेस कोई खोला होगा तो उसमें देखे होंगे। अब आजकल तो जो प्रेस आ रहे हैं उनका एलिमेंट दूसरे प्रकार का होता है, इमर्शन रॉड वाला सिस्टम उसमें लगा हुआ है, इमर्शन रॉड। तो उसमें मतलब
पूरा लीक प्रूफ एलिमेंट ही रहता है, उसमें डाउट नहीं रहता कि वो सोल प्लेट से यानी कनेक्ट हो जाएगा, टच हो जाएगा। लेकिन पहले जो आते थे उसमें डाउट रहता था। अभी हम आपको यह देखिए, दिख रहा है एलिमेंट आपको दिख रहा है अंदर, और एलिमेंट के ऊपर आप देखिए चमकदार सफेद जो है एक पट्टी बिछाई गई है एलिमेंट के ऊपर, उसे ही हम बोलते हैं, ये देखिए एलिमेंट यानी कि जो तार तार दिख रहा है अंदर है, उसके ऊपर माइका की लेयर लगी हुई है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको माइका समझ में आ गया होगा, भूलिएगा मत। माइका इसको हिंदी में बोलते हैं ब्लड, और एक अच्छा इंसुलेटर होता है विद्युत का। लगभग 300 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए एक अच्छा इंसुलेटर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रतिरोध से किसी मतलब प्रतिरोध की जो प्रतिरोधकता है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस पर तो चर्चा कर लिया। अभी इसमें और अंदर घुसने की आवश्यकता है, परंतु वो आपके सिलेबस से ज्यादा हो जाएगा। जरूरत जितनी है उतना आपको हमने बता दिया। अब इसमें एक पॉइंट था, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि प्रतिरोध क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूमेरिकल, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। तो वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको 2-3 करवा दे रहा हूं, ठीक है। और आप जानते रहें बहुत ही मतलब इजी है, बट 1-2 बार आप किए रहेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं फंस जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हूं। एक तार है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, तब उसकी लंबाई, जबकि उसकी लंबाई समान रहे, तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कह यह रहे हैं जैसे यह वायर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, कल उस पर चर्चा की थी हमने। यानी कि मोटाई आप समझिए, मोटाई को जस्ट 2 गुना कर दिया जाए। मोटाई 2 गुना कर देना एक अलग चीज है, क्षेत्रफल 2 गुना कर रहा हो, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा। अब आपको यह पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A, यानी कि R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब A को 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो पहले केस में मान लीजिए R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A है, ठीक है। दूसरा केस में कह रहा लंबाई बढ़ाना नहीं है, जैसे तीनों को मिला करके हमने जो फार्मूला निकाला था, फार्मूला तो आपको याद होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A। जब तीनों को मिला देंगे तो ये फार्मूला बनेगा आपका। और जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इस साइन को हटाना है आपको, तो R इज इक्वल टू K लगा दीजिए, K रो L/A, ठीक ना। अब इस फार्मूले को ही कुल मिलाकर ध्यान में आप रखिए। फार्मूला कैसे आया ये आपको पढ़े होंगे पीछे, तो समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला हो गया। पहले केस में रेजिस्टेंस मान लीजिए कि R1 है, ठीक है, और कांस्टेंट K तो कांस्टेंट ही रहेगा। जो रेजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता, वो बदलती नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक पदार्थ की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है जो कि फिक्स होती है, और वह डिपेंड करती है उसकी आंतरिक संरचना पर। जैसे कॉपर है या जो भी वायर यहाँ यूज किया होगा, मटेरियल का नाम नहीं लिखा, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी पहले केस में भी, दूसरे केस में भी। तो रेजिस्टिविटी रो, और मान लीजिए कि पहले केस में लंबाई भाई L है, लंबाई बाद में भी नहीं बदल रही है, लंबाई तो समान रखी जा रही है बाई A। पहले केस में क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये केस नंबर 1 हो गया आपका। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। अब कह रहा है केस नंबर 2 में
कि क्षेत्रफल को, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि ए को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो दूसरा केस बनाएंगे और हम मान लेंगे कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया को 2 गुना कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। R2 इक्वल टू के, और रो आपका वही रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल सेम है। यल लंबाई बदल नहीं रही है तो वही रहेगी बाई ए। क्रॉस सेक्शन एरिया को 2 गुना कर दिया जा रहा है तो ये हो गया 2a। ये दोनों केस बन गई। अब इन दोनों केस में अब R2 बाई R1 कर दीजिए आप, यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं R2 बाई R1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो R2 बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा के रो यल बाई 2a अपान के रो यल बाई a। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, के कट जाएगा, रो कट जाएगा, और आपका अब जो आएगा आगे वो हो जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू यल बाई 2a होल बाई यल बाई a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो बनेगा R2 बाई R1 इक्वल टू यल बाई 2a, और ये नीचे वाला a ऊपर भाग जाएगा, हो जाएगा a अपान नीचे वाला यल, यहाँ इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई यल, तो यल से कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास बचेगा R2 बाई R1 इक्वल टू a बाई 2a। अब यहां से a भी कट जाएगा, तब क्या बचेगा, R2 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई 2a, सॉरी a कट गया, 1 बाई 2। यानी कि अब यहां आप कह सकते हैं कि R2 कितना निकला, R2 इक्वल टू हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 बाई 2, यानी कि पहले वाले रेजिस्टेंस का आधा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध जो है, एक मिनट, थोड़ा सा व्यवधान, सॉरी। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि R2 इक्वल टू क्या बना, R1 बाई 2। जब क्रॉस सेक्शन एरिया 2 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध जो है उसका आधा हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एक कोई वायर है, ठीक है, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। या एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एक कोई वायर है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध इतना है और उसकी मोटाई को 2 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही, ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए। यह क्वेश्चन आपके सामने अगला है कि कॉपर का एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है और इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह क्वेश्चन है। तो फार्मूला आपको वही लगाना है कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो यल बाई ए। ठीक, अब या प्रोपोर्शनल वाला साइन हटा के आप सीधे लिखिए फार्मूला, डायरेक्ट एक बार में ही करते चले जाइए। R इज इक्वल टू के रो यल बाई ए। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा तार कॉपर का ही है, दोनों केस में कॉपर का ही है, तो के और रो भी हटा दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, आपको तो जल्दी से सॉल्व करना है, तो R इज इक्वल टू रो यल बाई ए, ये रख लीजिए। तो पहले केस को लगा दीजिए R1
इज इक्वल टू R1 में क्या है, प्रतिरोध पहले 10 ओम है, तो यहां 10 ओम लिख लीजिए आप, ठीक ना। 10 इज इक्वल टू, अब लंबाई 2 गुना कर दी जा रही है अगले केस में, तो पहले केस में लंबाई आप मान लीजिए कि L ही है, L क्रॉस सेक्शन एरिया पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा, जो लंबाई बढ़ाई जा रही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही रहने दीजिए। ये केस नंबर 1 हो गया। दूसरा केस में तो मान लीजिए प्रतिरोध R2 हो जाएगा, R2 इक्वल टू, अब क्या है कि उसकी जो लंबाई है वो 2 गुनी कर दी जा रही है, यानी 2L कर दीजिए अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा A, केस नंबर 2। अब इन दोनों केसों को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो डिवाइड करिए R2 बाई R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई A होल बाई 2L बाई A। अब आगे क्या हो जाएगा कि R2 बाई R1 इज इक्वल टू L बाई A इंटू A ऊपर भाग जाएगा और 2L नीचे आ जाएगा, A कट जाएगा, L कट जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, R2 बाई R1 इज इक्वल टू क्या बचा 1 बाई 2, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया, R2 इक्वल टू R1 बाई 2, यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया, R2 इक्वल टू R1 बाई 2, यानी कि प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का आधा हो गया, ये तो गलत निकल गया, कहीं ना कहीं तो गलती हो गया भाई। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहां तो उल्टा निकल के आ रहा है, गलती कहां हो गई। R2 बाई R1 इज इक्वल टू, यहां पर हमने लिया L बाई A अपॉन 2L बाई A, तो L बाई A और A ऊपर भाग गया, 2L नीचे हो गया, तो R2 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई 2, तो R2 इक्वल टू R1 बाई 2, लंबाई को 2 गुना किया गया है, 2L किया गया है, तो यहां देखिए गलती हो गया, यहां पर यही वैल्यू रखने में गलती हो गया। R2 का वैल्यू कितना है 2L बाई A, हमने कितना लिखा है L बाई A, ये यहां पर गलती हो गया, इसको फिर से करते हैं। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी हो जाएंगी, तो इनको ध्यान में रखना है। R2 बाई R1 इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रखेंगे आप 2L बाई A होल बाई L बाई A। अब इसके बाद आगे आ जाएगा आपका R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2L बाई A इंटू A अपॉन, एक सेकंड, तो ये देखिए, फिर उसके बाद अब क्या हो गया A बाई L, अब एक कट गया एक दूसरे से, L कट गया, आपका आ गया R2 बाई R1 इक्वल टू 2 बाई 1। अब R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1, यानी कि अब प्रतिरोध पहले के प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा, R1 का 2 गुना, लंबाई बढ़ी 2 गुना लंबाई हुई तो प्रतिरोध 2 गुना हो गया, लंबाई 4 गुना बढ़ेगी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, लंबाई 10 गुना बढ़ेगी प्रतिरोध 10 गुना बढ़ जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि तार की मोटाई को 2 गुना या 4 गुना करेंगे, तब देखेंगे कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्वेश्चन आपके सामने है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, तार का प्रतिरोध 4 ओम है और उसकी मोटाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो तार के प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा, तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला हम वही लगाएंगे कि R इज इक्वल टू रो, कांस्टेंट सब हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं
यल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल, आर इक्वल टू एल बाई ए। केस नंबर 1, पहला केस में क्या है, तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो लिख दीजिए 4 ओम इक्वल टू, तार की लंबाई पे कोई बात नहीं हो रही है, लंबाई घटेगी या बढ़ेगी, तो लंबाई वही रख लीजिए यल। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो पता नहीं, तो तार की मोटाई दूसरे केस में 2 गुनी कर दी जाएगी। तो पहले केस में मान लीजिए आप कुछ यहां पर लेट जो है क्या मानेंगे, वायर की मोटाई जो है वो कुछ मान लीजिए ए है, बी है, कुछ ही मान लीजिए कि वायर की मोटाई, पहले केस में वायर की मोटाई जो कितनी है, ए है मान लीजिए, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। आर रेडियस है, तो जो ये तार की मोटाई है ए, मोटाई का मतलब हुआ जैसे तार है इसका जितना मोटा है, ठीक है, तो वो डायमीटर होता है ना, ऐसे पूरा पूरा मोटाई नापेंगे डायमीटर, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू ए बाई 2, ए बाई 2 रेडियस आ गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ गया, ए इक्वल टू पाई, आर की जगह आप रख दीजिए ए बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, यहां पर 4 इक्वल टू यल बाई ए आप रख दीजिए पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको मिटा देते हैं पूरा। अब इसको, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 में कह रहा है कि वायर की मोटाई को 2 गुना कर दिया गया, तो वायर की मोटाई को 2 गुना कर दिया गया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध हमें नहीं पता है क्या होगा, हमने मान लिया कि R2 होगा इक्वल टू, लंबाई L भी रहेगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको फिर से निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस कैसे पता होगी, अब कह रहा है कि पहले तार की मोटाई हमने माना था ए है, अब क्या हुआ, तार की मोटाई 2 गुनी कर दी गई, यानी कि डायामीटर डी जो है, केस नंबर 2 में डायामीटर जो है वो कितना हो जाएगा, डायामीटर आपका हो जाएगा 2a, पहले वाले तार की मोटाई का 2 गुना। तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, रेडियस ए हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई रेडियस ए है तो ए स्क्वायर, ठीक। यहां पर ए वैल्यू रख दीजिए आप पाई ए स्क्वायर, बस आप इसको भी मिटा लीजिए। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से दोनों रेजिस्टेंस निकल गए। अब दोनों को क्या करिए आप, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, केस नंबर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये बनेगा R2 बाई 4 इक्वल टू यल बाई पाई ए स्क्वायर होल अपॉन यल बाई, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, यल बाई पाई पाई ए स्क्वायर बाई 4, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको जो है, तो आगे जो है अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहां पर करते हैं R2 बाई 4 इज इक्वल टू, अब यल बाई पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर से रहने दीजिए, अपॉन, इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, ये 4 उठ करके यल के साथ आ जाएगा, ही बन जाएगा आपका 4l बाई पाई ए स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे जब आप, तो बनेगा R2 बाई 4 इक्वल टू यल बाई पाई ए स्क्वायर, और ये नीचे वाली चीज ऊपर भाग जाएगी इंटू
पाई ए स्क्वायर अपॉन 4l। पाई ए स्क्वायर कट जाएगा, पाई है, ठीक है, पाई ए स्क्वायर कट जाएगा और यल कट जाएगा, बचेगा आपके पास R2/4 इजिकल टू 1/4। तो R2 इजिकल टू हो जाएगा 4/4, यानी R2 इजिकल टू हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। R2 इजिकल टू 1 ओम, ठीक, ये निकल के आएगा। यानी कि तार का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस तो पहले था 4 ओम, और जब उसकी मोटाई को 2 गुना कर दिया गया तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, ठीक ना। यानी कि मोटाई आपने 2 गुना किया तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, 4 से कहां आया, 1 ओम पे आ गया। तो यह ध्यान में रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक आध क्वेश्चन आपको और करवा दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक तार के प्रतिरोध को, यदि एक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि लंबाई को भी 2 गुना कर देना है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर देना है, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 चीजें इसमें बढ़ा रहा है एक साथ, लंबाई भी बढ़ा रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहा है। तो करते हैं सॉल्व। फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग कि R इज इक्वल टू L बाई ए, ठीक। केस नंबर 1, केस 1 हम मान लेते हैं कि तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और रेजिस्टेंस R1 है। तो R1, केस नंबर 1 में R1 इज इक्वल टू लंबाई L1, ठीक है, लंबाई L1 नहीं, लंबाई को भी 2 गुना कर रहे ना, तो आप सीधे मान लीजिए लंबाई L है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A है। ये आपका हो गया केस नंबर 1। अब दूसरा केस आता है केस नंबर 2 कि कह रहा है कि लंबाई को, केस नंबर 2 में आप रेजिस्टेंस मान लीजिए कि R2 हो जाता है और लंबाई को 2 गुना कर रहा है, तो पहले लंबाई L थी, अब लंबाई हो जाएगी 2L अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया पहले A था, अब हो जाएगा 2A। केस नंबर 2 आपका तैयार हो गया। अब क्या करिए, केस नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो R2 बाई R1, R2 बाई R1 इजकल टू हो जाएगा 2L बाई 2A इंटू, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, बार बार पूरा वो नहीं लिखा, ठीक है, A बाई L। अब L कट गया, A कट गया, आपके पास क्या बचा, R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2 बाई 2, यानी कि ये हो गया 1/1, यानी कि R2 इज इक्वल टू R1। मतलब क्या समझ में आया कि R2 इज इक्वल टू R1 का मतलब क्या समझ में आया कि प्रतिरोध के मान पर, प्रतिरोध की वैल्यू पर कोई प्रभाव, वायर के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना R1 था उतना ही R2 भी है। तो 2 चीजें आप बढ़ा दिए ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, साथ ही लंबाई भी आप 2 गुना कर दे रहे हैं, तो लंबाई बढ़ने के साथ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने का रेजिस्टेंस घटता है। माना एक बार आपने एक चीज आगे की चली, एक बार एक चीज पीछे के लिए उल्टा हो गया, तो दोनों कुल मिलाकर दोनों केस में जो है रेजिस्टेंस न बढ़ा और न घटा, जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी और आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिएगा आप अपने घर पे। कोई सुविधा परेशानी हो तो हमें बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है। एक वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 23 ओम है, ठीक है।
और इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी दी गई है 1.84 इंटू 10 टू दी पावर -6 ओम मीटर। ध्यान दीजिए, ओम मीटर है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात करना है। तो आप घर से करिएगा, वही फार्मूला लगा करके हो जाएगा। इसमें बस एक बात बतानी थी जिस पर हमने अभी तक चर्चा नहीं करी, कि जो रेजिस्टिविटी होती है यानी कि प्रतिरोधकता होती है, जिसका साइन रो होता है, इसका यूनिट क्या होता है? वो यूनिट होता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। ठीक ना? एक नंबर में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का मात्रक यूनिट ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी टाइप ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, उन सब पे बात करेंगे हम लोग। ठीक ना? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्कार।